मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने कंप्लीट लुसेंट जीके का क्लास 2 लेकर। और इसमें हम लोग देख रहे हैं इतिहास का फर्स्ट क्लास मैंने लिया था और कंप्लीट मैं लुसेंट का जीके की ही बुक को केवल मैं उसको नोट्स स्वरूप में लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम लोग दो तीन काल जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता और महाकालीन जनपद और वैदिक सभ्यता, इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो जरूर ये वीडियो आपके लिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे या स्टेट व्यापम का, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे और भी इसके सारे कंटेंट आपको मिलते रहे। तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये लुसेंट का बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बिना देरी के आगे हम प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करते हैं। आज का ये रहा हमारा क्लास 2 कंप्लीट लुसेंट जीके और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे हम इतिहास के स्रोत पिछले क्लास में पढ़े थे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हम यदि साक्ष्य उपस्थिति के आधार पर देखें हम इतिहास को, तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है जो यही है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा जो है हमारा, वो है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। इसको दूसरे को नाम दिया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल और इसको बोला जाता है ऐतिहासिक काल। तो ये 3 हमको पढ़ना है कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर और आपको बता देता हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। तो इन चीजों के बारे में तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको कई बार ये छोटे से प्रश्न भी आ जाता है कि क्या होता है। तो प्राग या प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि इसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है प्राग ऐतिहासिक काल का। तो ये इसका मुख्य रूप से है कि उस समय का आपको हथियार मिल जाएगा, कुछ और साक्ष्य मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसका कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त नहीं होगा। वो क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री। अगला हम लोग देखते हैं प्रोटो हिस्ट्री, मतलब जिसको आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इसका लेखन का तो प्रचलन था, पर उपलब्ध जो ये जो भी हमको मिला उससे उसको नहीं पढ़ा जा सका, कि हम उसको पढ़ नहीं पाते। या तो वो भावनात्मक रूप से भाव विचार लिखा हो या उसकी लिपि क्या है, ये अभी तक हम लोगों ने इस पर सफलता नहीं प्राप्त की है। तो और तीसरा हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल या इतिहास इसको बोला जाता है। इसके लिखित प्रमाण हमको मिलते हैं और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो ये हमारा मुख्य रूप से विद्यमान है। यदि हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, लिपि उपलब्ध है लेकिन नहीं पढ़ा जा सकता, तो ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। वहां से हमको लिपि प्राप्त हुआ है लेकिन हम लोग उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किए हैं। तो ये मुख्य रूप से है कि इतिहास का जो विभाजन है, यदि हम लोग साक्ष्यों के आधार पर देखें तो साक्ष्यों के आधार पर ये 3 रूपों में, इसका 3 भागों में किया गया है। तो आपको कहीं आ जाए सवाल तो आपको ध्यान रखना है कि प्राग ऐतिहासिक काल होता है जहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता, और आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसकी लिपि को हम लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल वो होता है जिसको हम लोग इतिहास में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ और हम उसको पढ़ भी पाए। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले हमारे प्राग ऐतिहासिक काल में। तो प्राग ऐतिहासिक काल पर जाए हम, तो इसको मुख्य रूप से 3 कालों में विभाजित किया गया है। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। मतलब 3 इसके भाग है। एक फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, फिर इसके 2 है और एक मध्य है और एक क्या है, नव पाषाण काल। तो यहाँ से हमको इन दोनों को भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना पूरा पाषाण काल। तो ये माना जाता है कि पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन जो है उसको बोला जाता है पूरा पाषाण काल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल, तो इसका जो यदि हम वर्ष देखें तो ये लगभग 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को क्या बोला जाता है, पूरा पाषाण काल। इसका हम लोग देखें मुख्य क्षेत्र, ये नर्मदा घाटी, बेलन, यूपी और ये सोहन जो पाक क्षेत्र है, यहीं पर इसका क्षेत्र दिखाई देता है हमको। और इस समय जो भी मानव रहे या जिसको हम आदि मानव भी बोल सकते हैं या और जो भी, तो उनका जीविका का साधन हम लोग देखें तो मुख्य रूप से शिकार और क्या रहा इनका, फलों का संग्रहण करना। मतलब फल और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। और इनका मनोरंजन के साधन भी मौजूद रहे होंगे लेकिन उनका हमको साक्ष्य नहीं मिलता। और साथ में आगे और हम लोग देखें तो इसी समय क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था और इसमें औजार जो होते थे इस स्फटिक के, क्वार्ट्ज के बने होते थे। और इस काल के खोज के बारे में बात करें तो इस काल के खोज के बारे में ये खोज हुआ था 1863 को, रॉबर्ट ब्रूस हुट ने इसका खोज किया था।
तो इस काल की यदि मुख्य उपलब्धि देखें तो मुख्य उपलब्धि में हमको ध्यान रखना है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। ये कभी कभी आ जाता है आपके पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है कि किस काल में हुआ था। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, ऐसा नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऐसा करके। तो आपको ध्यान रखना है ये पूर्व पाषाण काल में इसका हुआ था। और इसका यदि प्रथम स्थल की बात करें तो प्रथम स्थल कहाँ पर है इसका, पलवरम है। और पलवरम कहाँ पर है बोला जाए तो आपको ये प्रथम स्थल बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये हमको देखना है। और यहाँ से हम लोग फिर आगे देखते हैं कि नव मध्य पाषाण काल। तो इसमें आपको केवल सिंपल सा यही चीजें ज्यादा ध्यान में रखना है और एकदम डिटेल से हम इसको, इसमें भी जितना दिया है लुसेंट के बुक में बिल्कुल वो हम कंप्लीट पूरी तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो मध्य पाषाण काल का समय, तो मध्य पाषाण काल के बारे में देखें तो इसमें कई बार समय का भी पूछ दिया जाएगा कि आपका समय कब है। तो आपको ये ध्यान रखना है पूरा पाषाण काल में आपको पूरे जितने समय से था वहां से 10 लाख 10,000 ईसा पूर्व तक, मतलब आपको 10,000 ईसा पूर्व तक ये करना है। फिर मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से लेकर कहाँ तक का समय रहेगा, 6,000 तक का। और यहाँ पर इसकी खोज हम लोग देखें तो कार्लाइल ने किया था 1867 में, माइक्रोलिथ्स। और इसमें मानव अस्थि के प्रमाण यहाँ पर मिला है फर्स्ट टाइम। और ये अर्ध स्थायी जीवन जीते थे इस समय, मतलब वहां पर तो जीवन बिल्कुल अस्थायी ही था ना पूर्व पाषाण काल में, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, अर्ध स्थायी हो गया। मतलब ये मान के चलो कि आज की डेट में जैसे झूम खेती किया जाता है या कुछ दिन एक जगह रहे फिर उसके बाद चले गए, मतलब ये मान के चलिए कि कुछ आवास का निर्माण करने लगे या एक जगह थोड़ी देर, हाँ यहाँ खाना ज्यादा मिल रहा है तो खाना के रहते तक यहाँ हम लोग रुकते हैं, ऐसा वैसा हो सकता है वो लोग रुकते रहे होंगे। तो ये मध्य पाषाण काल का है। अगला जो है वो नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में हम लोग आते हैं ये यहाँ से कि 6,000 से 1,000 ईसा पूर्वी तक। तो 1,000 ईसा पूर्व मतलब यहाँ से हम लोग देखें यदि सिंधु घाटी की सभ्यता देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, 2400 ईसा पूर्व से हमारा है लगभग 1500 ईसा पूर्व, यहाँ तक का समय है। तो ये जो काल है मतलब नवपाषाण काल लगभग इसी में आ जाएगा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है और थोड़ा सा 1,000 बोला है, मतलब जो ऋग वैदिक काल है वो सब नवपाषाण में आ जाएंगे। तो आपको कहीं दोनों का मिक्स करके दिया जाए कि मान लो हम नवपाषाण कालीन युग में देखें और सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह को देखें या ऋग वैदिक काल को, तो किसमें रहा होगा। तो ऋग वैदिक काल जो है हम लोग देखेंगे तो ऋग वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता ये किस युग में आएगा, नवपाषाण कालीन में। क्यों आएगा, और यहाँ पर और देखिए इसमें क्या क्या चीज चेंज हुआ। तो इसी समय क्या हो गया, कृषि का प्रारंभ हो गया। और कृषि का प्रारंभ हुआ तो उनका जीवन भी क्या हो गया, स्थायी हो गया, मतलब स्थायी निवास की शुरुआत हो गया। वहां पर हम लोग देखे थे मध्य पाषाण काल में उनका अस्थायी था। इसी के साथ हो गया कुत्ते को सबसे पहले इन्होंने पालतू बना लिया, और ये पेपर में कई बार आया है, कई पेपर में आपको देखना तो मिल जाएगा। सबसे जो पहला पालतू जानवर है वो कौन सा था, तो कौन सा था, कुत्ता। और पहिए का आविष्कार यहीं पर हुआ नवपाषाण काल में ही। तो ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल या ताम्र युग, ऐसे करके आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ था सबसे पहले। आगे और हम लोग देखें तो इसमें और क्या क्या चीज है, स्थायी हो गया। और सर्वप्रथम धातु का उपयोग, तो तांबे का उपयोग हुआ था। प्रथम धातु औजार क्या चीज से बना है, कुल्हाड़ी का, है ना। तो ये यहाँ से भी ये मिला हुआ है तीर पक्कन से। तो ऐसे ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रथम जो धातु औजार है वो कुल्हाड़ी है, सबसे प्रथम धातु तांबा है, स्थायी निवास हो गया, कुत्ता सबसे पहला पालतू, पहिए का आविष्कार और कृषि का प्रारंभ हुआ। ये प्रमुख चीजें हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में देखें, इनके प्रमुख स्थल के बारे में। तो इसमें इसे ये है कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो प्रथम कृषि स्थल और गेहूं की खेती के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। प्लस दूसरी चीज बोले तो कोल्डी हवा नामक स्थान जो उत्तर प्रदेश में है, चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। मतलब ये माना जाता है कि उस समय की चावल का कुछ खेती किया जाता रहा होगा। और फिर आगे होमोसेपियंस नाम दिया गया, मतलब जो सेपियंस क्या हो, ये जो मानव जिसका क्या होता, ज्ञानी मानव नाम दिया गया। और उनका धरती पर प्रवेश की बात करें तो ये 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व ये हुआ होगा। मतलब मानव वही थे लेकिन वो विकसित होते गए। मतलब जो मानव जैसे आज के डेट में बीटा जनरेशन, अल्फा जनरेशन, ये जो जनरेशन हो रहा है आगे जाके वही है। अब के डेट में जो बच्चे हो रहे हैं उनको बीटा वर्जन के बच्चे बोला जाता है, अल्फा बीटा गामा ये सब जनरेशन नाम दिया जा रहा है। मतलब हम लोगों से अब के बच्चे होंगे वो कुछ ना कुछ मामले में तो बेहतर ही होंगे। तो ये चीज हमको याद रखना है। इस समय के हम लोग औजारों के बारे में याद करें और स्थलों के बारे में, तो अधिकांश जो औजार है स्फटिक के बने होते थे। मतलब स्फटिक मतलब पत्थर से, क्वार्ट्ज से ये बने होते थे। और भारत में मध्य पाषाण की जो जानकारी है
मध्य पाषाण काल की। वो कहाँ से, ये देखिए कि हम 1867 में कार्लाइल ने ये किया था और इसकी खोज जो है माइक्रोलिथ्स की खोज किया था। और साथ में यहाँ पर क्या है, मानव अस्थि पंजर इससे प्राप्त हुआ है। मतलब अस्थि पंजर मतलब अस्थिया, मतलब जो भी इसके लियोडान का जो भी हमारा हड्डी है अवशेष वो मिला है, ये मान के चलिए। शैल चित्र और पूरा स्थल इस समय का हम लोग देखें प्राग ऐतिहासिक काल का, तो पहला शैल चित्र का खोज हम लोग देखें ये 1867-68 में कार्लाइल ने किया था ये। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो साक्ष्य, अब हम लोग देखें सारे जो हम पाषाण काल मिला देते हैं उसको एक साथ हम नाम लेंगे तो क्या नाम लेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, है ना। लेकिन हम उसमें आपको पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कब हुआ था, नवपाषाण काल में भी, है ना। अग्नि का आविष्कार कब हुआ, तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऐसे करके आपको सभी जो काल है उसका आपको ध्यान रखते जाना है। अगला हम लोग देखते हैं जो इसका एक और है शैल चित्र या पुरातात्विक स्थल क्या है, भीमबेटका। ये कहाँ है, भीमबेटका जानते हैं, एक पुरातात्विक स्थल है और ये कहाँ पर स्थित है, रायसेन के, मतलब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसका समय हम लोग देखें तो पूरा पाषाण से मध्य पाषाण, मतलब मध्य पाषाण और पूरा पाषाण के बीच का, मतलब मध्य पाषाण से पूरा पाषाण से मध्य पाषाण, तो इन दोनों के बीच के जो समय है उसको हम लोग बोलेंगे, तो कितना बोलेंगे, 25 लाख से लेकर 10,000 और 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक का ये लगभग समय है। इसकी खोज करता हम लोग देखें भीमबेटका के, तो ये 1957-58 में वाकड़ करने किया था और ASI द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व का कब घोषित किया गया था, 1990 में। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ था, ये शामिल हुआ था 2003 में। तो ये भीमबेटका सबसे प्राचीन हमारा ये पुरातात्विक स्थल है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है, ये हमको पता होना चाहिए। अब आते हैं मानव प्रमाण, तो मानव प्रमाण के साक्ष्य कहाँ मिला, सबसे पहला मानव जो प्रमाण है वो कहाँ पर मिला है, नर्मदा घाटी में। और साथ में मानवाभ कपि जो जिसे श्वेतद्वीप गिबन बोला जाता है, ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है और ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो इसके साक्ष्य कहाँ, आसाम में प्राप्त हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं ताम्र पाषाण काल का युग, तो युग का स्थल या इसके बारे में कि कौन से जगह में इसके साक्ष्य हमको मिले हैं, तो हमको मिला है ये इमाम गांव में। और इमाम गांव में ये क्या है, जोरवे संस्कृति से संबंध है। और यदि हम जीवाश्म प्रमाण की बात करें तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से इसके जीवाश्म यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ताम्र पाषाण काल मतलब ये वास्तव में जब तांबे का खोज हुआ, मतलब नव पाषाण काल की ही एक अंग है, समझ जाइए, या एक समय है। अब यदि यहाँ पर देखिए हम लोग, तो भारत की जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए, जैसे मैं पिछले में ही बता दिया था कि इसके 4-5 जो है कि प्रमुख हमारे क्या है, प्रजातियों से हमारा जो 5 प्रजातियों से जो भारत की जनसंख्या बना है, तो वही है प्रथम इसका क्या है, प्रजाति विभाजन है, नागरिक सेवन रिजली सेवाधिकारी ने इसका खोज किया था। इसमें हम लोग देखें तो मुख्य रूप से कुछ अभी तक जो आद्य ऐतिहासिक काल पढ़े उसके बारे में हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे इसमें बिंदु और तथ्य के बारे में देखें तो आग का खोज कब हुआ था या आग का आविष्कार कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग देखें तो पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नव पाषाण काल में। प्रथम पालतू पशु कौन सा है, तो कुत्ता। प्रथम धातु कौन सा है, तांबा। प्रथम औजार कुल्हाड़ी जो अतिरंपंकम में प्राप्त हुए। प्रथम कृषि साक्ष्य कहाँ से हुआ, मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कुल्डी हवा से। और प्रथम मानव का जो प्रमाण है वो नर्मदा घाटी से। और प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट फूट ने पूछा इसका। और प्रथम कौन सा स्थल खोजा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, पल्वरम। और अगला है प्रथम शैल चित्र का खोज किसने किया था, तो कार्लाइल ने। और विश्व धरोहर की सूची में जो भीमबेटका मध्य प्रदेश है पुरातात्विक स्थल कब शामिल हुआ, 2003 में। आगे हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता की खोज कब किया गया, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। और इसकी घोषणा कब किया गया, 1924 में मार्शल द्वारा। तो आगे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता देखने वाले हैं। तो आपको प्राग ऐतिहासिक काल में जो हम इतने सारे चीजें देख रहे हैं इसको आपको याद रखना है। आप पढ़ेंगे, 1-2 बार वीडियो भी देखेंगे, सुनेंगे भी, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये वीडियो 1 बार 2 बार या जैसे भी हो आप 15 दिन महीना दिन में आप रिपीट कर लीजिए और इससे आपको बिल्कुल फिर अच्छे से ये पता हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना इसका पीडीएफ, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आपको ये वीडियो ये वीडियो प्लस पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं और पीडीएफ भी
डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में है। अंतर ये है कि वो क्या है, वो टेस्ट में है और ये किस चीज में है, पॉइंट वाइज है। तो यही चीज का अंतर है। मतलब उसमें आपको पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत होता है कि हम लेते तो सब हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते, क्योंकि पढ़ने से उसमें टाइम लगता है और कुछ होता है। जबकि हम इसको, मैं पॉइंट में कर दिया हूँ, तो आप इसको चाहो तो जैसे आप पीडीएफ भी रखते हैं तो एक नजर ऐसे सरसरी तौर से 4 6 8 10 पेज का जो है उसको एक बार घुमा लीजिए, आपका बिल्कुल शॉर्ट में क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। जो मैं क्लास 1 घंटे में लूंगा उसको आपको 5 मिनट में आप पीडीएफ देख के कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी आपको सहूलियत दे रहा हूं मैं, मतलब बिल्कुल कंप्लीट हम लोग लुसेंट जीके को करेंगे इसी क्रम से। तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि लुसेंट का बुक आपको बिल्कुल, ये मान के चलिए कि मैं वॉइस में उसको कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आप सुन के आपके लिए मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। तो चलिए हम आगे बिना देरी किए सिंधु घाटी सभ्यता पर चलते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि निर्धारण है, जिसको कार्बन 14 विधि बोलते हैं, कार्बन 14 विधि से कोई भी जो वस्तु मिलता है तो कार्बन 14 विधि में थोड़ा सा बता देता हूँ, विज्ञान में ये, मतलब यदि सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे हम उस समय भी ये काम आएगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज का हम आयु निर्धारित करते हैं। कोई भी चीज हमको पुराने से पुराने चीज मिला, सड़ा गला मिला, कुछ भी, तो इसमें कार्बन 14 के द्वारा हम उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो उस विधि से इसका जो जो भी वहां से अवशेष मिले होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से, तो इसका जो सर्वमान्य समय है वो माना गया है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, और कहीं पर इसी को 2400 से 1500 ईसा पूर्व भी मिल सकता है। लेकिन आपको एक अथराइज्ड ऐसा डेट तो नहीं पूछा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2400 से लेकर 1700 तक का जो कालखंड है ये कहलाता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें आपको पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब किया, किसने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। और इसका कई बार पेपर में पूछा भी है, कई सारे एग्जाम में, कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, मतलब वो किस आकार में फैला था। तो इसको रखना है आपको, त्रिभुजा आकार में फैला हुआ है। और इसका खोज 1921 में हुआ, लेकिन इसका जो घोषणा है वो कब हुआ था? 1924 में। मतलब पहले के जमाने में जानते हैं, मतलब लोगों के पास साधन नहीं था। आज तो आज जो चीज हुआ तुरंत हमको उसी समय नेट इंटरनेट, लेकिन ये 1921 की बात है। तो उस समय कोई संसाधन इंटरनेट या ऐसे सारी सुविधा नहीं था। तो एक प्रक्रिया होता रहा होगा जिसके कारण ये 24 में घोषणा किया गया सर जॉन मार्शल द्वारा। और ये बताया गया कि ये क्या था, एक उन्नत नगरीय सभ्यता था, या सबसे प्राचीन या सबसे पहली नगरीय सभ्यता था। सभ्यता का युग के बारे में बोले तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है, क्योंकि इस समय कांसे का उपयोग किया जाता था। और इसके प्रमुख निवासियों की बात करें तो इसका भूमध्य सागरीय जो निवासी है और द्रविड़, ये द्रविड़ जो है इसके मुख्य निवासी था, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनको आर्य भी हम लोग बोलते हैं ना उस समय। इनका हम लोग, एक और आता है, ये डीप सवालों में से है कि आपको पीएससी, एसएससी, यूपीएससी में ये सवाल आपको मिल जाएगा, या अब आगे जाके व्यापम का भी स्तर बहुत डीप हो रहा है तो वहां मिल जाएगा। तो आपको ये चीजें जो है भौगोलिक विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का, वो बिल्कुल आपको याद रखना है, मतलब पढ़े रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका पश्चिमी जो पूरा स्थल है वो कहाँ तक है? सुत्ता गेंडोर तक है। और ये कहाँ? दास का नदी बलूचिस्तान, मतलब ये एरिया कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो ये हमको बिल्कुल याद रखना है कि दास का नदी बलूचिस्तान इसका सबसे क्या है, पश्चिमी छोर है, वहां तक फैला हुआ है। पूर्वी स्थल के बारे में बात करें तो आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश में है। और ये कहाँ है? यहाँ पर क्या है? हिंडन नदी है जो मेरठ के पास स्थित है। तो आलमगीरपुर इसका क्या है? पूर्वी भाग है, जबकि पश्चिमी भाग क्या है? सूत का गेंडोर है। यदि हम उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग कहाँ पर है? मोंडा, ये चिनाब नदी अखनूर है। अखनूर इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र है, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ये चीज है इसका उत्तरी भाग और पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। जबकि दक्षिणाई भाग क्या है? दैमाबाद, दैमाबाद के बारे में आता है। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद के बारे में और कई चीज आता है कि पूछ देगा आपको निम्न में से सिंधु घाटी कालीन सभ्यता शहर का नाम बता, या दैमाबाद कहाँ है ये भी पूछ देगा। तो ये गोदावरी नदी के पास है, मतलब गोदावरी नदी किनारे अहमदनगर में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। तो ये सब तो इसका क्या है? दक्षिणी भाग है। तो यहाँ पर आपको 4 चीजें खास कर ध्यान रखना है। और सभी के सभी नदी, जैसे सबसे दक्षिणतम जो है वो गोदावरी नदी के तट पर अहमदनगर, कहाँ? दैमाबाद। ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो मोंडा, चिनाव नदी के किनारे, अखनूर में, कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पूर्वी स्थल क्या है सबसे? आलमगीरपुर। और यहाँ पर पूर्वी स्थल क्या है? हिंडल नदी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, मतलब हिंडल नदी के तट पर आलमगीर। और ये बताया पश्चिमी जो है वो
सुत का गेंडोर जो कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक, दास का नदी तक, तो ये इसके चारों ओर के क्षेत्र है, ये हमको पता होना चाहिए। और इसके नगरी सभ्यता के बारे में बात कर लें, ये बिल्कुल क्या थी, नगरी सभ्यता थी, और ये बिल्कुल चौकोर ऐसे करके बना हुआ था, ये एक गली आकर यहाँ मुड़ा यहाँ मुड़ा, और परिपक्व अवस्था में इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखें तो इन शहरों का नाम ध्यान रखना है, ये परिपक्व शहर थे, जो 6 प्रमुख शहर थे इसमें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन, ये 6 परिपक्व अवस्था में थे। परिपक्व मतलब समृद्ध अवस्था में थे ये चीजें। आगे अब हम लोग और इसके जो छोटे छोटे जो मुख्य चीजें हैं उसको अब हम लोग देखते हैं। तो इसके प्रमुख स्थापत्य एवं भवन, तो इसका मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार है, ये सबसे इसका प्रमुख स्थल है, जो हमको इसके प्रमुखता के बारे में बताता है। तो स्नानागार का ये पेपर में भी आया हुआ है ना, डीप सवाल है, ये ध्यान रखेंगे पीएससी, एसएससी, यूपीएससी में, कि 11 मीटर क्या था उसका लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर। तो बिल्कुल यदि एकदम ज्यादा वो डीप देगा तो सेम सेम से इसी माप का दूसरा भी दे सकता है। तो आपको एक सरसरी तौर से 11, 7 और 2 इनको ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट में भले थोड़ा आपको याद ना हो तो कम से कम एक एवरेज हमको पता चल जाएगा कि 11 है लंबाई और 7 मीटर जो है वो चौड़ा है, और नहीं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वगैरह रहा होगा। ये स्नानागार ऐसा था ना, तो ये 2.5 मीटर तो ऊंचा रहा होगा, इतना तो है ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई रहा होगा। तो इसका यदि हम लोग देखें तो 11 या 33, तो लगभग 33 से 34 फीट ये स्नानागार था, और इसका 7 या 21, 20 से 22 मतलब 22-23 फीट चौड़ाई, तो ये बहुत बड़ा रहा होगा। तो ये इसका मुख्य बात है, और ये सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत था, मतलब समझ जा जो महल वगैरह रहा होगा उससे भी बड़ा ये स्नानागार था। तो ये इसका मोहनजोदड़ो का सबसे खासियत रहा, महा स्नानागार। और यज्ञ अग्निकुंड भी था, यज्ञ की वेदी हुआ करता था, कोटजी, और कहाँ मिला है, कोटदीजी व कालीबंगा में। तो ये दोनों जगह से क्या मिला है, यज्ञ की वेदी, मतलब जिसको अग्निकुंड जिसमें स्वाहा किया जाता है, हमारे घरों में जो हवन वगैरह होता है, तो वैसा था। और घर के दरवाजे की बात करें तो ये प्रायः दरवाजे जो है पीछे की ओर खुलते थे, मतलब जैसे देखोगे गांव में कई दरवाजे अंदर जाने का रहता है लेकिन सामने कोई दरवाजा नहीं होता, तो ऐसे भी होता है। और लेकिन लोथल में दरवाजे क्या होते थे, तो लोथल बस में दरवाजा जो है वो फ्रंट में होता था, बाकी सबका पीछे साइड होता था। अभी भी, पहले भी होता था, अभी कई गाँव में देखोगे तो कई लोग घर हैं जो पुराने मकान है, अब के में तो नहीं होता, ग्रिड प्रणाली पर बने होते थे। तो ये भी हमको ग्रिड प्रणाली मतलब नगरों का विन्यास ऐसा है ना, मतलब ये हिसाब से ऐसा, मतलब गली बिल्कुल क्या होते थे, एक लाइन से होते थे। आज की डेट में देखोगे जो कॉलोनियां बसता है, तो कॉलोनी होते हैं बिल्कुल लाइन से, हम लोग शहर बन जाए बड़े बड़े तो सेक्टर होता है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, 3 बिल्कुल सेम से होते हैं, वो वहाँ की बिल्डिंगे भी लगभग बहुत सारे सेम होता है, या बसाया जाता है कॉलोनी, तो वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, तो वैसे ही था। और इसमें और देखिए तो धार्मिक मान्यताएं और मूर्तियों के बारे में इसमें हम लोग देखते हैं कुछ चीजें। तो यहाँ पर क्या है, पशुपतिनाथ के बारे में यहाँ पर पूजा होता था, इसका आकृति होता था, और ये कहाँ से मिला है, मोहन जोदड़ो से मिला है। पशुपतिनाथ 3 मुख वाले देवता की आकृति होता था, और यहाँ पर मुख्य रूप से पूजा किसकी होती थी, मातृ देवी की पूजा मुख्यतः होता था, मातृ देवी को प्रमुख रूप से माना जाता था। और साथ में उर्वरता देवी की पूजा, क्योंकि ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था यहाँ पर, मतलब कृषि बहुतायत मात्रा में, कृषि पशुपालन यही मेन चीजें था। तो उर्वरता की देवी मतलब उर्वरक आए उनके पृथ्वी में जो भी खेत खार है उसमें ऐसा, तो मातृ देवी की पूजा करते थे, इस उर्वरता देवी की पूजा करते थे। शिव पूजा के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं, वृक्ष पूजा के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं, और कुबड़ वाले बैल को क्या है, ये लोग पूजनीय मानते थे। आज भी जैसे हमारे गाँव में आता है नंदी महाराज, नंदी बैल वगैरह करके, तो वही चीज है। आगे और देखें तो स्वास्तिक चिन्ह का ये लोग प्रयोग करते थे, और स्वास्तिक चिन्ह ऐसे करके जो होता है ना, ये वाली जो चिन्ह का प्रयोग हम लोग आज भी दशहरा दिवाली में अपने घरों में ये लगाते हैं, और इसको एक शुभता का प्रतीक माना जाता है, तो ये लोग भी इसका प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें से कोई भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, तो इनमें से आपको पूछ दिया जाता है कि इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में किसको पूजनीय माना जाता था। कई सारे ऑप्शन आज के डेट में कूट के ही प्रश्न मिलेंगे, तो कूट के प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन आप ऐसे तैयारी करे रहेंगे तो आपको जो प्रश्न मिले आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके जो बुक है लुसेंट का, वो बहुत ही बेहतरीन बुक है, और लगभग जो भी वनडे एग्जाम है, चाहे पीएससी का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, व्यापम का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी या ऐसा बैंक का हो, यदि जीएस का है तो ये बिल्कुल कंप्लीट है। हाँ, मेंस के लिए आपको यदि पीएससी दे रहे हैं या कोई और एग्जाम दे रहे हैं और जिसमें मेंस करना है, तो मेंस के लिए थोड़ा और भले डीप हमको देखना पड़ेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि इससे हमारा
पूरा तैयारी हो जाता है। अब उसको मेंस का पेपर देंगे तो उसको उसी सब्जेक्ट को हमको और डीप में पढ़ना होगा, बाकी लगभग ये कंप्लीट है। आगे हम लोग इस काल का देखते हैं पशुपालन और अर्थव्यवस्था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि बैल भैंस गाड़ी का उपयोग होता था परिवहन में। मुख्य फसलों की बात करें तो मुख्य फसल गेहूं और जौ का होता था, जबकि शहद जो होता है वो मिठास के लिए उपयोग किया जाता था। मिट्टी का हल बनमाली से प्राप्त हुआ है, और चावल का जो प्रमाण है रंगपुर और लोथल से भी प्राप्त हुआ है। तो और जानते हैं कि यूपी के कोल्डी हवा से इसका साक्ष्य मिला है चावल के, मतलब अनाज के। और इसके तौल की इकाई की बात में करें तो तौल की जो इकाई होता था 16:1 में या 16 के ही भाग में होता था। तो ये तौल की इकाई है। यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार उस समय कहाँ कहाँ था, तो लाजवर्ता, अफगानिस्तान, तांबा, टीन, सोना, चांदी, ईरान, और यहाँ से होता था मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता था इनका। और सिंधु क्षेत्र को गेलुहा भी बोला जाता रहा होगा उस समय। तो ये सब क्षेत्र से जहाँ पर से उनका व्यापार होता था, अफगानिस्तान मतलब, और उत्तर में ईरान और सौराष्ट्र, और इधर कुछ भी। आगे हम लोग देखें उद्योग और कौशल, तो यहाँ कैसे विकसित था, तो यहाँ इस समय के बारे में देखें तो जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनसे पता चलता है नक्काशीदार ईंटे का उपयोग किया गया है कालीबंगा में, है ना। मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ मिले हैं, चंदहुदड़ो और लोथल से मिले हैं। ये हमको बिल्कुल पता होना चाहिए कि पेपर में आया हुआ सवाल है ये। मनके बनाने के कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं, चंदहुदड़ो और लोथल से। अब मनके मनके आपको ध्यान रखना है ना, मनके मतलब क्या होता है, मोती, उसको मोती बोल दिया जाता है। मतलब ऐसे गोल रहेगा, इसमें धागा घुसाते हैं और इसको माले के रूप में हम लोग बनाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, मनके। और कांस्य नर्तकी कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। मतलब उस समय कांसे का बनता था, तो कांस्य से मतलब नृत्य करती हुई एक नर्तकी, उसका जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। एक श्रृंगी पशु की मोहरे, तो जो मोहरे है वो हड़प्पा से मिला है। स्त्री आकृति वाला पौधा, स्त्री की आकृति वाला पौधा तो हड़प्पा से। तो ये सवाल आया हुआ है कि कांस्य की या जो नर्तकी है उसका मोती कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मनके का कारखाना ध्यान रखना है, चंदहुदड़ो और लोथल से मिला हुआ है। स्त्री आकार वाला हड़प्पा से। यदि लिपि और लेखन की बात करें तो इससे भी प्रश्न आया हुआ है कि इस समय का जो लिपि है वो कैसा था, तो भाव चित्रात्मक लिपि था। मतलब भावों को लोग जैसा भी उकेरे हैं हमको वो लिपि मिला है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन ये जो लिपि है कैसे है, दाएं से बाएं, अर्थात लेफ्ट टू राइट नहीं होके जैसे आज की डेट में हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये क्या है, राइट टू लेफ्ट। मतलब जैसे जो उर्दू में लिखा जाता है पीछे से ऐसे करके वैसा लिखा हुआ है। और कभी कभी क्या है, द्विदिशी है। द्विदिशी मतलब इधर से इधर गया और इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से, तो दोनों तरफ से भी है। और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हमारे सिंधु सभ्यता के बारे में प्रमुख बातें हैं, इनको हमको याद रखना है। और पहली पूर्ण लेखन पद्धति क्या कहलाता है, सुमेरियन। सुमेरियन था पहली। और इसका उत्खनन करता है और प्रमुख स्थलों के बारे में भी हम देख लेते हैं, कब कौन से स्थानों को। तो शुरू के जो 2-3 स्थान है उसको हमको ध्यान रखना है, बाकी तो ये उतना जरूरी नहीं है कि हम सबको रखें डेट वाइज। तो लेकिन आपको सरसरी तौर पे इसको याद रखना है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है ये भी, या शुरू के जो 3-4 है उसको थोड़ा याद रखना जरूरी है, खासकर एक आध नाम को। और इनका खासकर कौन सा नदी, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्रमांक स्थल नदी और उत्खनन करता, तो जैसे हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ पर है, तो रावी नदी के तट पर। और इसका खोज जो है वो किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में। और आगे फिर और इस पर खोज करते गए कई लोगों ने, लेकिन उनको हम लोग ज्यादा नहीं जानेंगे तो भी, लेकिन ये सामने वाले को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद खोज किया गया मोहनजोदड़ो का। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पर। और इसका खोज किसने किया, राखलदास बेनर्जी ने, ये 1922 में। तो आपसे पूछा जा सकता है या क्रम से जमाओ कि किस स्थल का खोज सबसे पहले हुआ, किस स्थल का उसके बाद, ये भी पूछा जाता है ना, कि आपको जमाने को आ जाएगा। तो सबसे पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, इसीलिए इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोला जाता है ना। मोहनजोदड़ो केवल नाम है ऐसे जगह का, लेकिन ऐसे उसको वहां पर कुछ उसके नाम से नहीं, हड़प्पा कालीन सभ्यता बोला जाता है। किसको, सिंधु सभ्यता को। सिंधु क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये सिंधु नदी के ही अराउंड है, मतलब ऊपर नीचे आसपास में, इसलिए। अब इसमें दूसरा भी जगह देखो, ये भी सिंधु नदी में था हड़प्पा। तीसरा जो जगह है वो है चंदहुदड़ो। इसका भी खोज कब, 1925 में। इसका खोज किसने किया था, मैके ने किया था। तो ये 3-4 बिल्कुल क्या है, एकदम अच्छे से ही ध्यान रखना है हमको। मैके और मजूमदार ने किया था। और चौथा स्थल है कालीबंगा, ये कहाँ पर है, घग्घर नदी में है। और इसका जो
खोज हम लोग देखें तो अमलानंद घोष ने किया था। तो ये चारों को आपको थोड़ा अच्छे से ही सन वाइज आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 22, चंदहुदड़ो 25 और ये वाला 51। और देखे तो हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो सिंधु नदी, जबकि कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। ये हमको ध्यान रखना है। आगे और इनका नाम कम से कम बाकी का आपको याद रखना है कि ये सारे जो है ये है। और इसका सबसे इसमें और देखें तो धौला वीरा, मतलब इनको आपको ध्यान रखना है ना, कि आपसे पूछ दिया जाए। देखो एक जगह हम लोग देखे थे वन माली, यहाँ पर है धौलावीरा। तो ये आलमगीरपुर हम ये लोग पढ़े हैं। ये सबसे कौन सा है, पूर्वी भाग है इसका ना। तो ये सब चीज हमको याद रखना है, मतलब कुछ कुछ चीज इसको सरसरी तौर पर देख लेंगे कि रंगपुर है, कोट दीजी है, ये भी हम ये वाला भी देख लेंगे। इसका गिंडोत ये दास नदी के तट पर है और इसकी खोज मार्क स्टाइन ने किया था। और ये सबसे पश्चिमी भाग है और इसको हम लोग देखें तो ये बलूचिस्तान में है। तो इस प्रकार से इसमें के सभी को आप ऊपर के चारों को बिल्कुल डिटेल से और कुछ कुछ को जो सबसे पूर्वी भाग सबसे दक्षिणी भाग ये हम लोग देख चुके थे, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। इसमें कुछ और विशेष चीज हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग देखें तो 2021 में जो धौलावीरा है उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। और दूसरी बात हम लोग देखें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन कौन से स्थल हमें मिला है भारत में, कहाँ पर मिला है, तो कहाँ पर मिला है, गुजरात में। और यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है वो क्या है, सबसे बड़ा स्थल है संपूर्ण सभ्यता में, ये सबसे बड़ा स्थल है यहाँ का। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ये क्या है, राखी गढ़ी है जो घग्गर नदी हिसार कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। और इसकी खोज किसने किया था, 1963 में सूरज भान ने किया था। तो ये भी हमको देखना ही है। आगे हम लोग देखते हैं और कुछ चीजें कि जुताई वाले खेत कहाँ मिले थे, तो ये कालीबंगन में मिले थे। विदेशी संबंध वाले प्रमाण कहाँ मिले थे, तो मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में मिले थे। जो कि शहरी प्रशासन के बारे में बात करें, आपसे पूछा जाए यदि मतलब प्रशासन किन की व्यवस्था था, क्योंकि ये नगरीय व्यवस्था था तो वहां पर प्रशासन किसके हाथ में था, वणिक लोगों के, मतलब जो उच्च श्रेणी के या लोग थे उनके हाथों में थे। स्त्री की मूर्तियां अधिक मिला है, तो स्त्री की मूर्तियां यहाँ पर अधिक मात्रा में मिला है। इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक रहा था और उनको उच्च पद भी प्राप्त था। और दूसरा चीज मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है, मतलब इसका अर्थ सिंधी भाषा में यही है। हम देखें समाज और उनकी संस्कृतियों के बारे में देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता का, तो यहाँ पर इनका जो है मनोरंजन के साधन के बारे में देखिए क्या क्या है। तो मनोरंजन इनका काम मछली पकड़ना था, शिकार करना था, साथ में पशु पक्षियों को एक दूसरे से लड़ाना था, चौपड़ और पासा खेलना इनका मुख्य रूप से मनोरंजन का साधन था। इनमें पर्दा प्रथा या और वेश्यावृत्ति भी इस काल में प्रचलित थी। मातृ देवी की पूजा सर्वाधिक प्रचलित था। वृक्ष पूजा, शिशु पूजा, शिव पूजा के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। साथ में स्वास्तिक चिन्ह का ये लोग प्रयोग करते थे। सूर्य उपासना का ये संकेत है स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग। स्वास्तिक आज भी हम लोग इसको अपने घरों में बनाते हैं और इसको शुभता का एक प्रतीक मानते हैं। अपने कारों में, अपने घरों में, अपने बाइक में भी आगे पीछे की हम लोग दिवाली के समय बनाते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं। स्त्री मूर्तियां अधिक मिलने से मातृसत्तात्मक वही है, समाज का अनुमान लगाया गया है कि मातृसत्तात्मक रहा होगा। और लेकिन किसी भी मंदिर के इस समय प्रमाण नहीं हुए हैं। तो आपको इसमें वही चीजें हैं कि क्या क्या यहाँ पर मुख्य रूप से किनका पूजा होता था, किनका अधिक महत्व दिया जाता था, मूर्तियां ज्यादा मात्रा में किसकी मिली, ये सब आपको याद रखना है। शहरी जीवन शैली की बात करें तो सैंधवासी काले रंग के डिजाइन वाले लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और टेराकोटा मतलब आग में पकी हुई मिट्टी बोलते हैं इसको, तो इसका उपयोग करते थे। और तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि तलवार प्रायः लोहे का ही बनता है, हम लोग माने तो लोहा उस समय नहीं था। और मनके बनाने के कारखाने कोटदीजी और चंद्रहुदड़ो में मिला है। मनके किसको बोला जाता है, तो मोती है ये, ऐसे ये होता है गोल और इसको बीच में धागा डाल के फिर माला में पिरोते हैं, उसी को मोती बोला जाता है। सूती और ऊनी वस्त्र दोनों का इस समय प्रयोग किया जाता रहा होगा। तो इसमें से कोई भी चीज आपको तथ्य दे देता है और उसको ये करना है, मतलब पहचानना होता है सही है गलत है क्या है। तो इसलिए ये सभी तथ्य हमको याद रखना जरूरी है। कालीबंगन के बारे में देखते हैं हम, तो ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर ये सामान्य नगर जो है वो नगर भी किले बंद था, मतलब ऊपर जो
है वो तो किला बंद था ही, मतलब उच्च श्रेणी के लोग रहते थे। लेकिन नीचे भी ये एकमात्र ऐसा जगह है कालीबंगन जहाँ पर निचला भी जो शहर है वो किले बंदी था। और यहाँ पर काली चूड़ियों का स्थान इसका अर्थ होता है यदि हम लोग देखें तो। और खेत जोतने का प्रमाण भी यहीं से मिला है, मतलब इससे स्पष्ट होता है कि इस समय कृषि किया जाता था। अग्नि पूजा के प्रमाण भी यही मिलता है। और अंतिम संस्कार और जीवन शैली कैसे था, तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रथाएं था अंतिम संस्कार की, एक जलाना और एक दफनाना। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन में केवल शवों को जलाया जाता था, तो केवल शवों को जलाया जाता था नहीं, शवों को जलाना और दफनाना दोनों ही प्रचलित था। और हड़प्पा काल में क्या किया जाता है, हड़प्पा में क्या किया है, दफनाया जाता था। जबकि मोहनजोदड़ो में से क्या प्रमाण मिला है, जलाने का, मतलब वहां पर जलाना और हड़प्पा में दफनाने का। और सोत्का गिंडोर कालीबंगन ये यहाँ पर से क्या मिला है, युग्म समाधियां, मतलब दो लोगों को साथ में दफनाने का भी प्रमाण मिला है। तो हो सकता है इससे हमको सती प्रथा का भी पता चलता होगा कि दो लोगों को साथ में दफनाया गया है, मतलब। और इसके इस सभ्यता का यदि विनाश की बात करें तो विनाश का कारण रहा होगा कि नदियों की बाढ़ इसका कारण रहा होगा, ऐसे माना जा सकता है। बाढ़ वगैरह आ गया आया होगा क्योंकि सिंधु नदी ही है जो हिमालय से निकलता है। और उसमें जानते हैं हिमालयी नदियों में इस वर्ष जैसे हम लोग गंगा नदी में जो भी हिमालय से निकलती नदी उनका बाढ़ देखें कैसा था, तो हो सकता है उस समय भी ऐसा रहा होगा और उस समय ऐसे व्यवस्था नहीं रहा होगा आज जैसे। तो ये सभ्यता इसी से समाप्त हुआ होगा। तो अर्थव्यवस्था की बात करें और इनके व्यापार की बात करें तो व्यापार इनका समृद्ध था ऐसा माना जाता है। और व्यापार के लिए बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे ये लोग परिवहन के लिए। और मेसोपोटामिया से भी व्यापार का साक्ष्य मिलता है वहाँ। और वहाँ क्या नाम दिया जाता था उसको, मेलुहा। और वणिक वर्ग के हाथों में शासन था। वणिक मतलब धनवान लोगों की, स्वाभाविक है आज भी यही है मान के चलिए। वजन की इकाइयाँ सोना चांदी पर आधारित थे। और ये 16:1 या 1:16 में था। ये 16 के ही में होता था, या उसको शेर या जो भी चीज़ बोलते थे, मतलब 16 से गिना जाता था मान के चलिए। आयातित वस्तुओं की बात करें तो आयातित वस्तुओं में ये लोग क्या करते थे, अफगानिस्तान और ईरान क्षेत्र से इनका जो व्यवसाय था, तो स्टीन, लाजवर्ड, गोमेद, सीसा, इन चीज़ों को वहाँ से लाते थे। और साथ में हम लोग देखें तो ये जो नगर नियोजन है ये ग्रिड प्रणाली था। ग्रिड प्रणाली का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। ग्रिड प्रणाली मतलब जो गलियां हैं ऐसे जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ये रूप में मिलेगा ऐसा, मतलब खड़ी खड़ी बिल्कुल आपकी जो कॉलोनियाँ होता है वैसा गलियों वगैरह था ग्रिड प्रणाली। और घरों के दरवाजे प्रायः पीछे की ओर मुड़ खुलता था। लेकिन जो लोथल है, लोथल को हम छोड़ दें तो लोथल का जो है वो केवल आगे की ओर खुलता था, बाकी सब पीछे की ओर। प्रमुख फसलों को देखें तो प्रमुख फसल यहाँ का गेहूं और जौ था, जबकि शहद का उपयोग मिठास के लिए उपयोग किया जाता था। और साथ में मिट्टी के हल का भी साक्ष्य मिला है। ये भी पेपर में आपको सही जोड़े बनाने के लिए आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के साक्ष्य तो बनवाली में मिला था। चावल के दाने रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। घोड़े की अस्थियां मोहन जोदड़ो कालीबंगन और रंगपुर से मिला है। घोड़े की अस्थियां मिला है, मतलब परिचित रहे होंगे या अंत में इनको परिचय हुआ होगा उनसे, या उनको पालते रहे होंगे तभी इसका साक्ष्य मिल गया है घोड़े के अस्थि के साक्ष्य। तो स्वाभाविक रूप से पता ही होगा, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो इन जगहों को ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और रंगपुर से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुआ है। शासन व्यवस्था वही बताया व्यापारियों के हाथ में था, मतलब जो अब व्यापारी है तो धनिक वर्ग ही होगा, तो उनके हाथ में था। तो ये कुछ खास बातें था जो ऊपर का सार, मतलब जो मेन मेन बातें हैं उसको मैंने अलग से पॉइंट आउट किया था। तो इस प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको सामान्य रूप से जानना है। और ये बिल्कुल A to Z लुसेंट के बुक से है, तो इसमें कोई भी सुधार या एक्स्ट्रा नहीं डाला गया है, मतलब उसको नोट्स में ही परिवर्तित करके। और ये लगभग कंटेंट बिल्कुल सफिशियंट है यदि वनडे एग्जाम के लिए बोले तो। ये बिल्कुल डिटेल से ही है। तो दोस्तों यदि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको पसंद आए तो। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में लिया दिया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ से चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वैदिक काल को। और यहाँ से देखते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल से हमको कुछ कुछ चीज़ें प्राप्त होने लगा साक्ष्य। और वैदिक काल का समय हम लोग देखें तो इसका समय कब माना जाता है, 1500 से 1000 तक, मतलब 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। और इसको भी दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। और ऐसे हम लोग देखे थे, वहाँ पढ़े थे तो 6000 से हम लोग कितना देखे थे, 1700 तक, ऐसे करके
तो यहाँ पर बीच में मान लो 200 वर्षों का जो भी डिस्टेंस है इसको हम 15 भी मान सकते हैं। तो ये वाला जो काल था, क्या वाला काल था, जिसमें पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो ये नव पाषाण काल था और 10,000 से 600 तक का मध्य पाषाण काल था। तो इसमें जो नव पाषाण काल के बाद का समय है, मतलब सभी चीजों का विस्तार यहाँ पर हो चुका है, उसके बाद का समय है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता को देखे थे, वो तो वो क्या है, वो पाषाण कालीन था। मतलब आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आएगा, तो नव पाषाण काल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 600 से ये 1700 और वो कितना था, 2400 से 1700 मान के चलो, या 1500 जो भी है, तो ये सब नव पाषाण काल में आएगा। तो कभी आपसे ये पूछा भी जा सकता है, मतलब दोनों को मैच कराते हुए ना, हम पाषाण काल अलग पढ़े और सिंधु घाटी सभ्यता अलग पढ़े, वैदिक सभ्यता अलग पढ़े। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, वैदिक सभ्यता में भी हमको ये नवपाषाण काल के बाद जो लौह युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है, इनको हम लोग भी मैच करा के आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, यही दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। इसका समय 1500 से 1000 और इसका 1000 से 600 ईसा पूर्व। और ये जो सभ्यता है ये आर्य सभ्यता था। और इसमें हम लोग देखते हैं आर्य और इनकी सभ्यता, तो ये प्रायः कहाँ पर बसे हुए थे, सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। जस्ट ऊपर की है पाकिस्तान। जब हम प्राचीन भारत देखते हैं तो पाकिस्तान और आज की डेट में हम अफगानिस्तान को देख ही सकते हैं, बिल्कुल जस्ट ऊपर में ही है वहीं पर। और मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था, मध्य एशिया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपसे कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ था, तो मध्य एशिया में था आर्यों का मूल निवास। और आर्यों द्वारा ही ये सभ्यता निर्मित की गई है। और ये जो है वो ग्रामीण सभ्यता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता देखे वो नगरीय सभ्यता था। तो देखो सबसे पहले नगरीय सभ्यता रहा, वो समाप्त हो गया, तो फिर से क्या हो गया, ग्रामीण सभ्यता। और इसकी भाषा हम लोग देखें तो संस्कृत था। हम लोग वहां पर भाषा नहीं देखे सिंधु सभ्यता में, क्यों, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लिपि तो मिला, मतलब वहां पर को, लेकिन वहां पढ़ा नहीं जा सका ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा हम लोग इसके साथ भी देखते हुए चलते हैं। और यहाँ आर्य शब्द है, भाषा समूह को दर्शाता है। और प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, तो इस समय हम लोग देखें प्रशासनिक व्यवस्था सबसे छोटा था कुल, फिर उससे बड़ा ग्राम, फिर उससे बड़ा विश्व, फिर उससे बड़ा जन, फिर उससे बड़ा राष्ट्र जो होता था। और ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामणी बोला जाता था। विश्व के प्रधान को क्या बोला जाता था, विश्वपति बोला जाता था। और जन के शासक को क्या बोला जाता था, राजन। तो ये आपको क्रमवार अब हमको ध्यान रखना है। कुल मतलब परिवार हो जाएगा, तो परिवार का मुखिया मुखिया ही है। और ये सब मिलके ग्राम बनाते थे, तो ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामणी। विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया राजा, और फिर राज्य का ये अधिकारी होते थे पुरोहित और सेनापति। तो जो पुरोहित होते हैं, अब पुरोहितों के बारे में है, आपने 10 राज्य युद्ध सुना ही है। तो यहाँ के दो पुरोहित थे, एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको, जो वशिष्ठ है वो क्या है, रूढ़िवादी में आते हैं, और विश्वामित्र क्या है, उदारवादी में आते हैं। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, और कि रूढ़िवादी क्या होता है, उदारवादी क्या होता है। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। और दशराज्य का युद्ध जानते हैं, जब राजा सुदास ने विश्वामित्र को जो पुरोहित के पद से हटाकर किसको रखा था, वशिष्ठ को नियुक्त किया था। और उसी के बाद दशराज्य का युद्ध हुआ था। क्यों, क्योंकि विश्वामित्र ने बाकी अन्य 10 राजाओं का समर्थन लेकर उसके ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन सुदास का ही विजय हुआ था। इसको दशराज्य युद्ध बोला जाता है। और इसका वर्णन भी बताया था, 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है, पौरुषणी नदी के तट पर। पौरुषणी नदी मतलब रावी नदी के तट पर। तो ये सब चीज है आगे, और हम लोग देखते हैं इसको डिटेल से। इस समय समाज कैसा था, तो समाज हम लोग देखें तो पितृ प्रधान था, है ना। और परिवार जो है वो सबसे छोटी इकाई हुआ करता था। और उसके जो मुखिया होते थे वो कुति या पिता होता था, जिसको क्या नाम दिया जाता था, कुति। जैसे आज की डेट में घर का मुखिया हमको बनाया गया है, घर की मुखिया है जो महिलाओं को बनाया गया है, हमारे राशन कार्डों में देखोगे और मुखिया का नाम देखोगे तो महिला सशक्तिकरण के कारण ऐसा बनाया जा रहा है। तो उस समय कुति नाम दिया जाता था, उसको पिता होता था। तो ये मतलब कुल कम हो गया ना, ये मुख्य। और ग्राम का ग्रामणी, ऐसे कैसे। और यहाँ का हम लोग देख लिए थे, तो यही चीज है कि यहाँ सबका हो गया ग्रामणी, विश्व का विश्वपति, फिर जन का राजा, राज्य का अधिकारी, पुरोहित वगैरह होता था, ये सारी चीजें। और इसमें हम लोग देखें तो बाल विवाह व पर्दा प्रथा का अभाव था, जबकि वहां पर पर्दा प्रथा था। और वेश्यावृत्ति भी था। यहाँ पर विधवा क्या कर सकती थी, देवर से विवाह कर सकती थी। वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी। और इसमें साथ में क्या है, ऋग्वेद में कई सारे जो है विदुषी महिलाओं का भी वर्णन है, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, कपाला और गार्गी, इन ये जो महिला है, ये महिला विद्वानों का वर्णन मिलता है हमको ऋग वैदिक काल में। तो ये महिलाओं का थोड़ा सा नाम
हमको पढ़े रहेंगे तो कहीं इससे रिलेटेड आ गया। ये लोपामुद्रा आया हुआ है और गार्गी कई बार आया हुआ है, तो इसमें हमको ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पर आया भी है, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। मतलब ये गार्गी क्या है, एक विद्वान विदुषी थी। आजीवन विवाह अविवाहित स्त्रियों को क्या बोला जाता था, अमाजु बोला जाता था। जो आजीवन जैसे सन्यासी ऐसे करके जो बोला जाता है, जो पुरुष होते हैं वो सन्यासी साधु या संत बोला जाता है, तो जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी उसको अमाजु बोला जाता था। शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता था, वेद और वेदांग पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते थे उनको क्या बोला जाता था, उपाध्याय। मतलब आज के डेट में वो टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, ऐसे बोला जाता है, तो उसको ये बोला जाता था। आगे हम लोग देखते हैं, इसका मुख्य जो पेय पदार्थ है वो होता था सोमरस। तो सोमरस मुख्य पेय पदार्थ था इनका। और वस्त्र, वास, अधिवास, कुशली ऐसे करके था। और अंदर का वस्त्र को क्या बोला जाता था, निवि। जैसे हम लोग इनर बोलते हैं आज के डेट में कि कोई भी इनर वियर ऐसे करके, तो अंदर वस्त्र को निवि बोला जाता था। और ये वस्त्र को वास, अधिवास, उचड़ी, मतलब वही है कि उचड़ी मतलब गर्मी का। और इसमें जो भी होता रहा होगा उस समय का। मनोरंजन के साधन के बारे में देखिए, इस समय क्या था, तो मनोरंजन इस समय क्या था, संगीत था, घुड़ दौड़ था, रथ दौड़ था, युद्ध क्रिया था। युद्ध क्रिया मतलब पासा खेलना, तो ये चीज है। जबकि हम लोग वहां पर देखें तो मुर्गी या मुर्गों का लड़ाई कराना है ना, शिकार करना, और कुछ कुछ चीजें था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में पासा खेलना वहां भी था शायद। तो ये दोनों में थोड़ा है, लेकिन उस समय संगीत वगैरह, रथ दौड़, घुड़ दौड़ ऐसा नहीं था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में इनका जो मुख्य पेशा है वो दो ही था, पशुपालन और कृषि करना। और सबसे प्रिय पशु इस समय क्या था, घोड़ा था। देखो यहाँ पर घोड़ा ज्यादा प्रभावशाली हो गया, मतलब घोड़े का उपयोग होने लगा। और यहाँ पर लेन देन के लिए वस्तुओं का विनिमय किए जाने लगा। मतलब वस्तुओं के बदले वस्तु का विनिमय किया जाने लगा। एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लेने का उपयोग करने लगे। और गाय जो है, गाय सबसे प्रमुख पशु माना जाने लगा। और यहाँ पर अधिकार जो है, ये मारने पर मृत्यु दंड या देश निकाला भी इससे हो सकता था। मतलब गाय को अघन्य अधन्य नाम दिया गया कि गायों को हम नहीं मार सकते, ऐसा मतलब बहुत बहुमूल्य था। और गायों की संख्या हिसाब से ही लोगों की समृद्धि को मापा जाने लगा। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय का उपयोग करने लगा। और दूर व्यापार करने वाले को नाम दिया गया पड़ी का। जो शुद्ध खोर होते थे, वैकणिक मतलब जो ब्याज ब्याज में देते हैं, उसको बोला जाता है। और उत्तर वैदिक मुद्राएं देखें तो निष्क और शतमान ये मुद्राएं होता था। सिक्कों का प्रचलन का कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये निष्क और शतमान क्या है, इस समय की मुद्राएं हैं उत्तर वैदिक काल का। इसके सेना और अधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। युद्ध हेतु प्रयोग गविष्टि, गायों की खोज करने वाला, उनको क्या बोला जाता था, गविष्टि। तो ये शब्द खास आपको ध्यान रखना है। और ये युद्ध बताए, दशाग्य का युद्ध का वर्णन कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में पौरुश्री नदी के तट पर मिला था। और ये सुदास का विजय हुआ था। इसको बताया था कि इसका कारण क्या था, तो सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया था तो उस समय। और विश्वामित्र उदारवादी थे, जबकि वो क्या थे, रूढ़िवादी थे। और इसमें सुदास का ही विजय हुआ था। तो ये एकमात्र मतलब सबसे प्राचीन युद्ध, सबसे पुराना युद्ध यही माना जाता है। यहीं पर अधिकारी की बात करें तो सर्प, रथकार और कंपादी ये सब क्या होते थे, रथी। मतलब रथ में जो सवार होते थे उनको माना जाता था रथी। और भागदूत राजस्व अधिकारी को बोला जाता था। वाजपति गौचर भूमि का अधिकारी होता था। और उग्र किसको बोलते थे, अधिकारियों को, मतलब अपराधी को पकड़ने वाला। तो ये उस समय के अधिकारी होते थे। ये पुरोहित, दुर्गपति, इस पर ये सब गुप्तचर हुआ करते थे। और ये रथी, रथी मतलब शायद रथवत का अधिपति रहा होगा। उग्र ये पकड़ने वाला। और न्याय अधिकारी, न्याय। और इसके बाद सभा और सभापति देखें तो सभा एवं जो समिति है वो क्या काम करता था, तो राजा को सलाह देने वाली एक संस्था हुआ करता था। सभा जो है वो श्रेष्ठ वर्ग होते थे, समिति जो होता है उसमें सामान्य जनता होता था। तो सभा और समिति दो चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता था, किसान बोला जाता था। तो आपको एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि सभा में श्रेष्ठ वर्ग के लोग होते थे, जबकि समिति में क्या होता था, सामान्य जनता। मतलब सभा जो है वो समिति से क्या होता था, बड़ा होता था। क्योंकि सभा में श्रेष्ठ लोग होते हैं तो वो बड़ा ही होगा। और स्त्रियां समिति में भाग ले भी सकती थी। और आगे हम लोग इनके देवताओं के बारे में देखते हैं कि इस समय देवता कौन कौन से थे। तो इस समय ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक जो देवता है उनका संबंध कहाँ से था, तो इंद्र को युद्ध का
नेता माना जाता था, वर्षा के देवता माना जाता था। तो ये सब चीज का यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से सभी देवताओं के बारे में कि क्या है कि इंद्र जो है वो युद्ध का नेता माना जाता था, मतलब सेनापति, और ये वर्षा के देवता है ऐसे माना जाता था। अग्निदेव को माना जाता था मानव मध्यस्थ करता है ये। और वरुण क्या है, सत्य, नियम और समुद्र के देवता है। द्वेष आकाश का, सोम वनस्पति के देवता, उष्ण प्रगति और उत्पत्ति के लिए, अश्विन विपत्ति और निवारक है। और पूषण वसुदेव विष्णु को विश्वपाल माना जाता था। विष्णु को मतलब विश्वपाल मतलब विश्व की रक्षा करने वाला। और मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता था। तो इस प्रकार से इनके देवताओं को आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ये देवता थे। आगे हम लोग देखते हैं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था। तो सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। और इसमें मैंने पिछले क्लास में बताया था जब हम ऋग्वेद पढ़ते थे, तो ऋग्वेद में क्या है सबसे ज्यादा श्लोक या जो मंत्र है 250 वो किसके लिए है, तो सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र के लिए है। और उसके बाद 200 मंत्र किसके लिए है, तो अग्नि के लिए है। तो उसको भी हमको याद रखना है। और यहाँ पर मुख्य नदी जो है, मुख्य नदी या सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता था, तो सरस्वती को। और इसमें उल्लेख की बात करें तो ये यहाँ पर सबसे जो गंगा नदी है उसका उल्लेख एक बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है, लेकिन सिंधु नदी का क्या हुआ, सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि आपको वैदिक काल में सबसे ज्यादा या ऋग्वेद में किसका उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा का केवल 1 बार, यमुना का 3 बार, जबकि सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। इस समय कृषि के बारे में बात करें तो कृषि उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ मानते हैं। और हलों को सीरा कहते थे, हल रेखा को सीता बोला जाता था। धातुओं के बारे में बात किए तो जो धातु ज्ञात थे उसमें तांबा था, है ना, उसको ताम्र धातु या उसको क्या बोला जाता है, अयस्क, यम अयस्क, लोहित अयस्क, ये नाम उसको दिया जाता था। और लोहे का ज्ञान जो है ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ, मतलब शुरुआत में ये नहीं हुआ था। आगे हम लोग देखें वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो इसी समय वर्ण व्यवस्था का हुआ विभाजन। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है कि इस समय वर्ण व्यवस्था क्या हुआ, विभाजित हुआ। और इसमें कितने वर्ण बोले गए, विभाजित किए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से माना गया, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजा से, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से, और शूद्रों की उत्पत्ति पांव से माना गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस ये जो पहले है कर्म के आधार पर, उसको कैसे कर दिया गया, जन्म के आधार पर माना जाने लगा। मतलब उनके पिता लोगों को पहले माना होगा, तो फिर उनके जो पुत्र लोगों को है वो वैसे ही वंशानुगत मान लिया गया। आगे आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रंथों के बारे में हम लोग देखें तो उपनिषद जो है उनकी संख्या 108 है, लेकिन मुख्य जो है वो 13 है। महापुराणों की संख्या देखें तो 18 है। इसमें सबसे जो प्राचीन पुराण है वो क्या है, मत्स्य पुराण है, ये भी पता होना चाहिए। और वेदांगों की संख्या देखें तो हम लोग 6 है। और इसमें इसी समय जो है वो महाभारत के नाम में, तो महाभारत का भी एक प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा महाकाव्य है ये हमारा, है ना, महाभारत सबसे बड़ा है। और इसका पुराना नाम भी पूछा गया है कई बार, तो महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। वेदांगों की संख्या बोले तो 6 है। गायत्री मंत्र तो ये सब सवित देवता है या रचयिता इसका विश्वामित्र है। और इसका उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में 3रे मंडल में है। सविता देवता मतलब सविता को और सूर्य को, ये चीज इसके अर्चना के लिए, पूजा अर्चना के लिए माना गया था। इसको रचना विश्वामित्र ने किया था। ये भी प्रश्न कई बार कई पेपर में आपको मिला है। जबकि श्राद्ध कैसे, दत्तात्रेय के पुत्र निमि के द्वारा ये किया गया। प्रथम पक्की ईंट का जो है वो उपयोग केतु नगर उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र संस्था कब हुआ, तो ये भी उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ। आगे हम लोग देखते हैं दर्शन इसका कि इस समय आस्तिक और नास्तिक कैसे था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आस्तिक और नास्तिक का मतलब होता है, आस्तिक का मतलब जो हमारे देवी देवता पूर्वजों को मानते हैं वो क्या कहलाते हैं, आस्तिक। और जो नहीं मानते उसको क्या कहते हैं, नास्तिक। तो यहाँ पर हम देखते हैं आस्तिक में कौन आते हैं, साक्ष्य दर्शन, योग, न्याय दर्शन, वैदिक मीमांसा और वेदांत दर्शन, ये सब आते हैं इसमें। से देखें नास्तिक कौन होते हैं, तो बौद्ध, जैन, लोकायत और अज्ञान और आजीवक, ये क्या है, नास्तिक है। मतलब ये ईश्वर के उपस्थिति को नकारते हैं। मतलब उन लोगों के हिसाब से ये क्या, ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये नास्तिक है। और ये सब क्या है, आस्तिक है। जो हमारे 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, ये सब आस्तिक वाले हैं। और ये बौद्ध, जैन या और जो है आजीवक संप्रदाय है उसमें पढ़ेंगे हम लोग, जैन धर्म में और जैन बौद्ध में, तो ये लोग नास्तिक है, मतलब देवताओं को नहीं मानते।
तो ये है। और सत्य में जैसे ये कहाँ से लिया गया है, ये करके आता है पेपर में, तो ये कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये दर्शन और इसके क्या है, विद्वान, ये परमाणुवाद, इसके विद्वान कौन है या इसकी खोजकर्ता कणाद है। योग दर्शन के पतंजलि है। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि है। सांख्य दर्शन के कपिल ऋषि है। ये आपको मैच द फॉलोइंग या सही गलत कुछ में भी आता ही है, तो ये तो महत्वपूर्ण है। परमाणुवाद किससे संबंधित है, कणाद ने दिया। योग दर्शन का सिद्धांत पतंजलि ने। न्याय दर्शन का गौतम मुनि या ऋषि ने। और ये सांख्य दर्शन कपिल ने। अब यहाँ पर हम लोग देखें भारतीय दर्शन और उसके प्रवर्तक, ये वही चीज है। ये क्या आते हैं, आस्तिक मार्ग में ना, ये छह है, ये दर्शन और प्रवर्तक, तो छह दर्शन जो माने गए हैं यह है उनका। देखो यहाँ पर कि आपको ये चीजें बिल्कुल याद रखना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध, अक्षपाद गौतम भी बोला जाता है। और वैशेषिक दर्शन के कणाद है। मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। और वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक है वो वादरायण है, जिसको व्यास जी भी बोलते हैं, वादरायण या व्यास। तो ये छह हमारे दर्शन है, सात छह ना, और ये छह उसके प्रवर्तक। तो इनको हमको मैच करने के लिए या सही गलत पहचानने के लिए भी देते रहता है। तो ये छयो दर्शन और उसके प्रवर्तक को हमको याद रखना ही है। योग दर्शन महर्षि, साक्ष्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, मीमांसा जैमिनी और वेदांत दर्शन के वादरायण। अब आते हैं हम लोग नास्तिक दर्शन में। तो नास्तिक दर्शन में हम लोग देखें तो मुख्य रूप से क्या होता है, जैन, बौद्ध और लोकायत। तो इसमें क्या होता है, बौद्ध दर्शन मतलब बुद्ध के, इसके प्रवर्तक कौन थे, बुद्ध। जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर स्वामी। और लोकायत या चार्वाक दर्शन के कौन थे, चार्वाक। मतलब लोकायत क्या है, दर्शन है, उसके प्रवर्तक कौन है, चार्वाक। तो ये लोग क्या करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते या ईश्वर की उपस्थिति को नकारते हैं, या ये लोग बुद्ध और गौतम के सिद्धांतों पर ही चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा ऊपर में पढ़े उसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो वैदिक सभ्यता कैसा था, ग्रामीण था, संस्कृत आधारित यह था, पितृ प्रधान समाज था। सभा सभा और समिति होता था। सभा उच्च होता था, समिति निम्न होता था। सभा श्रेष्ठ लोगों का होता था, समिति सामान्य लोगों का होता था। इसके देवता की बात करें तो इंद्र मुख्य देवता था। और नदियों के बारे में देखें तो सरस्वती नदी मेन नदी था। वर्ण व्यवस्था था, व्यवसाय आधारित था यहाँ पर। और बाद में यही क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया था। युद्ध प्रायः किसके लिए हुआ होता था, गायों के लिए। और गायों की खोज करता तो को क्या नाम देते थे, गविष्टि। दशराज्य का युद्ध हुआ, सबसे प्राचीन युद्ध, जो पौरुषणी नदी के तट पर, वर्तमान में उसको क्या नाम दिया जाता है, रावी नदी। और इसमें विजय किसका हुआ था, सुदास का। सुदास और अन्य 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। और दो पुरोहित ध्यान रखना है, वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र क्या थे, जो है वो उदारवादी थे, जबकि वशिष्ठ क्या थे, रूढ़िवादी थे। ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो इतना हमको वैदिक सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा ये वैदिक सभ्यता जितना लुसेंट के बुक में दिया है उसमें से बिल्कुल संपूर्ण चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आप इसको बुक भी देख सकते हैं, बुक जैसा है लगभग वैसे दिया गया है, उसको पॉइंट आउट कर दिया गया है। और यहाँ से मतलब वनडे एग्जाम के लिए इससे लगभग बाहर का सवाल नहीं आता। देख रहे हैं मतलब ये सामान्य पुस्तक से ज्यादा डीप है ना, मतलब बहुत अच्छी बुक है लुसेंट का, और हर एग्जाम के लिए दिया जाता है। तो ये लुसेंट का ही बुक हम कर रहे हैं, बस शर्त ये है कि वो टेस्ट में था, यहाँ ये नोट्स में है। तो यदि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे और लुसेंट के सारे पार्ट तक जितने भी 8 भाग है लगभग, या 8 सब्जेक्ट है, वो सबका बिल्कुल डिटेल से मैं आपको उपलब्ध करा दूं। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं महाजनपदों का उदय। इसमें लुसेंट की बुक में महाजनपदों का एकदम ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, नाम, राजधानी और क्षेत्रों के बारे में ही दिया गया है। तो मैं भी उसको उतना ही है, और महाजनपद से उतना ज्यादा डिटेल सवाल उतना नहीं आया है अभी तक। तो उनके कालक्रम या महाजनपदों और उसकी राजधानी को ही पूछा है, तो उतना ही इसमें दिया हुआ है। तो इसका उदय कब हुआ, तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका माना जाता है। बुद्ध का भी वही समय हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। तो इसका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब लगभग उसी के आसपास इसको माना जाता है। 16 जनपदों में ये विभाजित था, जनपद काल, महाजनपद काल। और इसकी जानकारी बौद्ध जो ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, यहाँ से मिलता है। तो ये एक सवाल बन सकता है, अगुंतर निकाय से किसकी जानकारी मिलता है, तो महाजनपद काल का या महाजनपद का जो जानकारी है वो कहाँ से मिलता है, किस ग्रंथ से, तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से मिलता है। और तो यहाँ पर 16 जनपद और उसके प्रमुख स्थलों को, की राजधानियों को यहाँ पर क्रमवार दिया गया है, 16 जनपद के बारे में डिटेल से। तो इसको हम लोग देखते हैं, और आज वो किस क्षेत्र में आते हैं ये भी यहाँ दिया गया है। जैसे अंग है, तो अंग चंपा, तो इसकी राजधानी अंग प्रदेश है, इसकी शायद राजधानी
चंपा हुआ करता था। ये वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार इसका वर्तमान क्षेत्र है। मगध देखे तो मगध की राजधानी पहले गिरिव्रज था, बाद में कहाँ हो गया ये? राजगिरी और पाटलिपुत्र भी हुआ है ना, तो ये पटना और अब वर्तमान में गया इन क्षेत्रों में शामिल है। काशी के बारे में बात करें तो ये वाराणसी, काशी इसका, काशी और वाराणसी एक ही है आज की डेट में, और ये उत्तर प्रदेश में है। वत्स तो इसका कौन सा था? कौशाम्बी, और ये इसका क्षेत्र कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है ये वज्जी है ना। तो वज्जी, वैशाली, विदेह या मिथिला इसको बोला जाता था, और वर्तमान में ये क्या है? बिहार और मेरठ। तो हम यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास का ही क्षेत्र महाजनपदों में था, और नीचे फिर उस समय इधर का नीचे का क्षेत्र लगभग उधर कम शामिल है, हरियाणा ऊपर में। तो हम लोग देखें तो सभी में देखें तो ये सब महाजनपद थे, ये सब उत्तर भारत में ही थे। कौशल का हम लोग देखें तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच ये उत्तर प्रदेश में। अवंती, आपको ध्यान रखना है, अवंती की राजधानी महिष्मती या उज्जैन हुआ करता था, और वर्तमान का उज्जैन ही क्या होता है? अवंती। मल्ल का कुशावती, और ये वर्तमान में भी देवरिया, गोरखपुर, पंचाल का अहिच्छत्र, बरेली, बदायूं ये है, और उत्तर प्रदेश में ये भी है चेदी। चेदी का यदि छत्तीसगढ़ से है तो छत्तीसगढ़, हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ के हैं तो चेदी जो चेदी है वो यहीं आता था, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ वालों को ये अक्सर पता होगा कि ये यही पढ़ते हैं, क्योंकि शक्तिमती या जो ये क्षेत्र है इसी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। कुरु का जो है वो इंद्रप्रस्थ था। कुरु क्षेत्र जैसे महाभारत कालीन है। और मत्स्य का विराट नगर था, कंबोज का हाटक था, सूरसेन का मथुरा था उत्तर प्रदेश, और अस्मक की राजधानी गोदावरी नदी क्षेत्र था। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, तो इसको हमको याद रखना है कि ये क्या है। ये पेपर में कई बार आया हुआ है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो अस्मक है, और ये गोदावरी नदी क्षेत्र है। तो गोदावरी नदी क्षेत्र मतलब हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत में ही है, जो महाराष्ट्र के त्रयंबकम की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो दक्षिण भारत की ये एक प्रमुख नदी है कृष्णा गोदावरी, तो वही है अस्मक क्षेत्र था ये। और ये गंधार जो है ये तक्षशिला, और वर्तमान में कहाँ है ये? पाकिस्तान में। तो ये वाला जो गंधार है ये पाकिस्तान चला गया, अस्मक साउथ का है, और बाकी सारे फिर हम लोग देखते हैं तो ये लगा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा का। जबकि ये मत्स्य जो है वो जिसका राजधानी विराटनगर हुआ करता था वो बस कहाँ है? राजस्थान में। फिर बाकी प्राय उत्तर प्रदेश, बिहार के ही क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से ये 16 महाजनपद है, जो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत ऐसे 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। फिर आगे हम लोग करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और जो भी वैष्णव धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, उनके बारे में। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।